हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमेशा ही आपके लिए टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्जैक्ट मॉडल पेपर आपके लिए लेके आते हैं, जो सारे ही टीचिंग के गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी के लिए यूज़फुल होते हैं। ये वीडियो DSSB, EMRS, NVS, यूपी टीजीटी जैसे सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के लिए यूज़फुल है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको 80 क्वेश्चंस कराएंगे। सारे ही क्वेश्चंस को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर कोई आंसर करेक्ट है तो हम रीज़न के साथ में आपको डिटेल एनालिसिस में बताएंगे कि वो जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो क्यों करेक्ट है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So let's start with the question number 1. Here friends, question number 1 is which is the correct spelling? इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? क्वांटेसेंस की जो स्पेलिंग है, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग क्या है फ्रेंड्स? देखिए, क्वांटेसेंस की करेक्ट स्पेलिंग आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पे क्या मतलब होता है? कोई भी डिफिकल्ट वर्ड या फिर जो आप एग्जैक्ट मीनिंग बताते हो ना किसी चीज़ की, उसको बोलते हैं हम क्वांटेसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए फ्रेंड्स, कई बार गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन हम EMRS की बात करें, यहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे एक आध एग्जाम में आपको, जिसको आपको करेक्ट बताना होगा। तो आप कुछ स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जहाँ पे आपको ये पता चले कि कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्वांटेंस, ये आपका बिल्कुल क्वांटेसेंस, ये आपका बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है? वेनस एंड एडोनिस इज बाय। बताओ, जो हमारा वेनस एंड एडोनिस है, ये किसने लिखा है फ्रेंड्स? किसने लिखा है? ये लिखा है आपके शेक्सपियर ने। किसने लिखा है? शेक्सपियर ने लिखा है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप जानते हैं, वेनस एंड एडोनिस से 3 क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो ये है कि वेनस एंड एडोनिस किसने लिखा है, तो वेनस एंड एडोनिस लिखा है हमारे शेक्सपियर ने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वेनस एंड एडोनिस है, ये कितने लाइन्स में लिखे गए हैं? पूछा जाता है कितने लाइन्स में लिखे गए फ्रेंड्स, तो ये लिखे गए हैं 6 लाइन्स में। कितने लाइन्स में ये लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं आपके 6 लाइन्स में फ्रेंड्स। ठीक है, इससे रिलेटेड कई बार एक और क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है कि वेनस एंड एडोनिस जो है, ये किसको डेडिकेट किया गया है फ्रेंड्स? तो ये डेडिकेट किया गया है आपके WH को। किसको डेडिकेट किया गया है? WH को। और वेनस एंड एडोनिस लिखा किसने है? तो ये लिखा है आपके शेक्सपियर ने। तो इस क्वेश्चन से आप देखिए कि इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। ठीक है, अगर वेनस एंड एडोनिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इन तीनों ही क्वेश्चंस को आप बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते हैं, घुमा के कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है कि पन क्या है फ्रेंड्स? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पन? तो पन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि आपके वर्ड्स और उसके मल्टीपल मीनिंग को बताता है ना। उसके वर्ड्स, वो वर्ड्स के साथ खेलता है ना, प्ले विद द वर्ड्स एंड हैव मल्टीपल मीनिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे देखते हैं पन इसके अपोजिट वर्ड है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत। अ प्ले ऑन वर्ड्स, ठीक है। अ फनी वर्ड्स, आइडेंटिकल वर्ड। इसमें से करेक्ट अप्रोप्रिएट मतलब क्या है? अ प्ले ऑन द वर्ड्स। क्या है? अ प्ले ऑन द वर्ड्स आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, पन क्या है? जब आप शब्दों के साथ में खेलते हैं और उसके करेक्ट मतलब बताते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है। फिगर ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस देखने मिलेंगे फ्रेंड। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक आपको मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स आपको कि वर्ड्स लाइब्रेरीज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कई बार, वर्ड्स के बारे में सुना होगा, सुना है ना आपने वर्ड्स के बारे में। तो इसका मतलब होता है फ्री वर्ड्स। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है आपका फ्री वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्ड्स लेबर मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका ओपन फॉर्म आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल जो मॉडर्न राइटिंग है वो सब फ्री वर्ड्स में लोग लिखते हैं। ठीक है, जिसका ओल्ड वर्जन है वर्ड्स लेबर। तो कई बार आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ड्स लेबर का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ओपन फॉर्म मतलब आपकी जो मर्जी, ऐसा कुछ मतलब डिफाइन रूल नहीं है कि नहीं। पहले तो ये होता था ना कि आपको एक फॉर्म होता था, स्टेंजा लिखने का एक तरीका होता है ना, उस तरीके में आपको लिखना होता था। पर अभी के टाइम पे आप फ्री वर्ड्स में भी पोइट्री को लिख सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी हो। ठीक है, उसको बोलते हैं आप ओपन फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे क्या बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है हमारी क्वेश्चन नंबर जो 5 है यहाँ पे कि दे डैश टू स्कूल बाई बस। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई लोगों से ये क्वेश्चन भी रॉन्ग हो जाते हैं, है ना। यहाँ पे हम समझेंगे क्यों हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है? दे। देखो जब दे है तो दे मतलब क्या यहाँ पे बात हो रही है? दे मतलब प्लूरल चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, तभी तो दे का यूज़ हो रहा है ना। ठीक है, एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दे का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, दे डैश टू स्कूल बाई बस। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि ये जो सेंटेंस है वो क्या बताना चाह रहा है। देखो दे गोइंग टू स्कूल बाई बस तो नहीं होगा, दे गोज भी नहीं होगा, दे गो टू भी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे क्या होगा? दे गो टू स्कूल बाई बस। क्या करेक्ट बन रहा है? दे गो टू स्कूल बाई बस आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए आईएनजी भी नहीं यूज होगा, ईएस भी नहीं यूज होगा, टू गो तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? दे गो टू स्कूल बाई बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है करेक्ट वर्ब चूज करने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन में हमको करेक्ट वर्ब चूज करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है? बार्सिलोना डैश द वर्ल्ड टू द मॉन्जुइक स्टेडियम, है ना। यहाँ क्या हो रही है? बार्सिलोना ये जो आपकी हैं ये क्या करें? देखो अब हमको क्या करना होगा, एक एक ऑप्शन रख के देखना होगा। देखिए ब्रॉट, अगर हम ब्रॉट यूज करेंगे तो पूरे वर्ल्ड को एक स्टेडियम में लेके आना तो पॉसिबल नहीं है। तो ब्रॉट आपका रॉन्ग हो जाएगा। टुक भी नहीं होगा, आप लेके आ पाओगे पूरे स्टेडियम को, मतलब पूरे वर्ल्ड को एक स्टेडियम में? नहीं, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा क्या? इन दोनों में से एक बचा, या तो वेलकम होगा, नहीं तो वेलकम होगा। तो वर्सिलोना, देखो यहाँ पे पास्ट के बारे में बात हो रही है ना, कि उसने किया, पूरे वर्ल्ड जो भी जितने भी लोग आए थे सबका वेलकम किया स्टेडियम में, मतलब वो कर चुकी है, मतलब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, वेलकम्ड हो जाएगा, है ना। वेलकम्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पे पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या बात हो रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल पोएम बाई मिल्टन? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मिल्टन के द्वारा जो पेस्टोरल पोएम है वो कौन सी है फ्रेंड्स? मिल्टन की अगर हम बात करें तो मिल्टन के जो पेस्टोरल पोएम है वो लुसिडास है फ्रेंड्स। जब इनके फ्रेंड की डेथ हो गई थी मिल्टन की, तब इन्होंने लुसिडास लिखा था अपने फ्रेंड के डेथ पे। ठीक है, ये एक ओड है ना। ओड मतलब क्या होता है बताओ? ओड मतलब कमेंट बॉक्स में बताओ क्या होता है? ओड मतलब क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ओड मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ठीक है, ये जो मिल्टन है एक पेस्टोरल पोएम है, एक ओड है जो उन्होंने लिखा है लुसिडास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। और मिल्टन के बारे में मैं आपको एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, कि मिल्टन जो है एक ऐसे राइटर है जिन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखा है। ठीक है, इतनी सारी राइटिंग्स लिखा है कि मतलब आप कई एक बार ऐसा होता है कि बहुत बार कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। लेकिन देखिए जब आपको पेस्टोरल पोएम पूछा जाए ना तो लुसिडास को ही हमेशा आप करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, और ये लुसिडास कब लिखी थी इन्होंने बताइए? किसी को पता है? ये लिखी थी लुसिडास इन्होंने 1637 में। कब लिखी थी? 1637 में इन्होंने लुसिडास को लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे पंक्चुएशन के बारे में बात की गई है। पंक्चुएशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 1 या 2 एग्जाम में मिलेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंक्चुएशन करेंटरी एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन मार्च फॉरवर्ड। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी पंक्चुएशन का यूज होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं एट सनसेट, तो इसके बाद एक कॉमा की रिक्वायरमेंट है एट सनसेट के बाद में। तो यहाँ पे देखिए एट सनसेट अपने आप में कंप्लीट चीज़ है। एट सनसेट आप कई बार बोलते हो ना, तो यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, बोलेंगे ना एट सनसेट, फिर थोड़ा सा रुकेंगे यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे कॉमा की जरूरत लगेगी। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में कॉमा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में कॉमा नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में भी है, 4th में भी है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बात हो रही है? द जनरल। ठीक है, क्या बात हो रही है? द जनरल, तो ये भी कंप्लीट है अपने आप में, इसके बाद भी कॉमा चाहिए। तो 1 में भी है आपके, 3rd में भी है, लेकिन देखो 4th में नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, टेकिंग डिसीजन, यहाँ पे भी आपको कॉमन की जरूरत है, ये भी अपने आप में कंप्लीट चीज़ है। टेकिंग एट सनसेट द जनरल टेकिंग डिसीजन, तो यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए? कॉमा चाहिए, जो कि 1 में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है फ्रेंड्स? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द सोलेटरी रीपर इज अ, क्या कह रहा है? सोलेटरी रीपर ये क्या है फ्रेंड्स? सोलेटरी रीपर क्या है बताओ? ये क्या है? एक लिरिक है। क्या है फ्रेंड्स? एक लिरिक है। कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सोलेटरी रीपर क्या है। ये क्या है फ्रेंड्स? एक लिरिक है। ये किसने लिखा था बताओ? ये लिखा था आपके विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये तब की बात है जब हाईलैंड लेस में वर्ड्सवर्थ जाते हैं और वहाँ पे वो सुनते हैं कि किस तरीके से जो एक गर्ल है वो एक गाना गा रही होती है ना, वो मतलब जो हार्वेस्ट कर रही होती है, क्रॉप्स को काट रही होती है, क्रॉप्स को काटते काटते वो एक गाना गुनगुना रही होती है, गाना गा रही होती है जो वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी के ऊपर इन्होंने सोलेटरी रीपर लिखी हुई है जो कि क्या है? एक लिरिकल पोएम है। लिरिक मतलब क्या? गाना है ना, याद रखिएगा। लिरिक मतलब ऐसे क्वेश्चन को याद रखने का तरीका। लिरिकल मतलब वो गा रही होती है ना, गाना गा रही होती है। तो सोलेटरी रीपर क्या? एक लिरिकल पोएम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है हमारी? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी बात हो रही है कि यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इस जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है इसको हम कैसे फिल करेंगे। तो जो करेक्ट टेंस है इसके हिसाब से जो भी यहाँ पे वर्ब लगेगा हम यहाँ पे उस वर्ब को अप्लाई करके अपने क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? वी डैश बाई अ स्ट्रेन साउंड। क्या कह रहा है? वी, उसके बाद डैश है, बाई स्ट्रेन साउंड। देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया है क्या? वी। वी मतलब क्या? वी मतलब क्या? वी मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, मतलब यहाँ से एक से ज़्यादा लोग अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो हमारा वर्ब है वो भी वर्ब कैसा लगेगा? हमारा प्लूरल वर्ब यूज होगा। कैसा वर्ब यूज होगा? प्लूरल वर्ब का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो वी के साथ में हम कैसा वर्ब यूज़ करेंगे? वी के साथ में हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो वॉज है, वॉज किस में लगता है? सिंगुलर वर्ब में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड वाला भी वॉज है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका बचा कौन सा? फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट एंड फोर्थ बचे। अब देखिए वी डैश बाई अ स्ट्रेंज साउंड, मतलब ये पास्ट के बारे में बात हो रहा है, जो चीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या लगा है आपके? ING, मतलब क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में है, तो ये भी आपका नहीं आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, नहीं आएगा। पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वी वर सेटल्ड बाई अ स्ट्रेंज साउंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो आप करेक्ट आंसर्स तक ऐसे पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात हो रही है? मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। हु मेड दिस स्टेटमेंट? अब बताइए ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? कौन सा? मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। ये दिया है आपके मैकमिलन ने। किसने दिया है? आपके मैकमिलन ने। कई बार फ्रेंड्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ऐसे आपके कोटेड क्वेश्चंस, ऐसे स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में दे देंगे, बोलेंगे बताओ ये किसने बोला है? किसने बोला है? देखो यहाँ पे क्या बोला है कि मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर इन विच राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। मतलब जो मिल्टन्स की पोएट्री होती है अगर आप उसमें देखोगे तो जो राइटर का कैरेक्टर होता है ना वो टोटली क्लियरली रिफ्लेक्टेड होता है। ऐसा किसने बोला है? ये बोला है आपके मैकमिलन ने बोला है। तो अगर आपको कभी भी ये स्टेटमेंट मिले आप हमेशा मैकमिलन के साथ जा सकते हो, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अ पैसिव वॉइस ऑफ डैश जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड इज। यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाने को हमको बोल रहा है। क्या बोल रहा है? पैसिव वॉइस बनाने को हमको बोल रहा है। किसका? जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है? जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड। तो देखिए यहाँ पे चारों जो हमारे ऑप्शन है क्या है? जैक वॉज बीइंग फोर्स थ्रू द क्राउड, या जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू बाय जैक। हाँ, तो ये द क्राउड वॉज फोर्सिंग थ्रू बाय जैक, द क्राउड फोर्स थ्रू जैक, और द क्राउड वॉज बीइंग फोर्स बाय जैक। देखो इसमें से आपको बिल्कुल सही, देखो जब हम हेल्पिंग वर्ब लगता है हमारे यहाँ पे जैक वॉज लगा हुआ है, तो मतलब हमारे इसमें भी जो ऑप्शन है उसमें भी वॉज रहना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो, जब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई सेंटेंस होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आपका बीइंग ऑलरेडी ऐड हो जाता है, तो इसमें आपका बीइंग ऐड नहीं है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए देखिए हम यहाँ पे क्या कर, जब भी हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट सेंटेंस चेंज करते हैं ना, तो जो सेंटेंस होता है एक्टिव वाला उसके लास्ट पार्ट से हमेशा पैसिव का स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, जैक वॉज फोर्सिंग थ्रू द क्राउड, तो मतलब सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, द क्राउड से। तो ऑप्शन नंबर वन आपका द क्राउड से स्टार्ट नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वन आपका फोर्थ जो होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर क्या है, द क्राउड वॉज बींग फोर्स बाई जैक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई बात समझ में, कितना इजी है, आप इस तरीके से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे भी आपको करेक्ट टेंस के बारे में बात करना है कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा टेंस लगेगा। यस्टरडे एट स्कूल आई डैश बाय द इको ऑफ रोर ऑफ लाफ्टर, यहाँ पे क्या बात हो रही है, यस्टरडे के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है फ्रेंड्स, यस्टरडे के बारे में बात हो रही है। ठीक है, मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है। तो यस्टरडे एट स्कूल, जो यस्टरडे था स्कूल में, पिछले दिन स्कूल में क्या हुआ, आई डैश, तो देखो आई के साथ क्या लगता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है ना, सिर्फ एक आदमी के बारे में बात हो रहा है, मतलब हमारा वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पे वर नहीं लगेगा, वर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यस्टरडे के बारे में बात हो रही है, मतलब क्या पास्ट के बारे में बात हो रही है ना, यहाँ पे पास्ट टेंस के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पास्ट टेंस क्या होगा बताओ, स्टार्टलिंग होगा या स्टार्टल्ड होगा, क्या होगा, स्टार्टल्ड होगा। तो ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। यस्टरडे एट स्कूल आई वॉज स्टार्टल्ड बाई द इको ऑफ रोर ऑफ लाफ्टर। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, इनक्रेडिबल मीन्स, देखो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है इनक्रेडिबल, आपने कई बार सुना होगा, क्या सुना होगा, आर इनक्रेडिबल इंडिया। कई बार आपने इस पे, जब हम स्कूल में रहे होंगे या फिर बिंग अ टीचर, जब हम स्कूल में कई बार देते हैं बच्चों को ऐसे लिखने के लिए, तो हम बोलते हैं कि आप इनक्रेडिबल इंडिया पे लिखो। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, इनक्रेडिबल मतलब होता है अतुल्य भारत, एक ऐसा भारत जिसको आप तुल्य नहीं, जिसका कोई तुलना ही नहीं है, एक ऐसा भारत जिसके कोई तुलना ही नहीं है, उसको क्या बोलते हो, इनक्रेडिबल बोलते हो। तो इनक्रेडिबल का मतलब हमको इन चारों में से फाइंड आउट करना है। तो इनक्रेडिबल मतलब सरप्राइजिंग होगा क्या, नहीं, इंटरेस्टिंग होगा क्या, नहीं, डिस्करेजिंग नहीं, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, ऐसा भारत जो अतुल्य है, जिसको आप बिलीव नहीं कर सकते कितना अच्छा भारत है हमारा। ठीक है, उसके बोलते हो इनक्रेडिबल बोलते हो। इनक्रेडिबल का क्या मतलब हुआ आपका, अनबिलीवेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है फ्रेंड्स, द पीरियड नोन एज एज ऑफ मिल्टन, बताओ एज ऑफ मिल्टन किस पीरियड को बोला जाता है, किस पीरियड को बोला जाता है फ्रेंड्स, एज ऑफ मिल्टन। तो एज ऑफ मिल्टन बोला जाता है आपके 1625 से लेकर 1660 तक के पीरियड को आप क्या बोलोगे, एज ऑफ मिल्टन बोलोगे, इसको पीरियड ऑफ मिल्टन बोला जाता है। मतलब 1625 से लेके 1660 तक क्या बोलोगे, इसको एज ऑफ मिल्टन बोलोगे फ्रेंड्स। ठीक है, और मिल्टन का जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स, मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में। कब हुआ था, 1608 में। 1608 से लेके और 1674 तक आपके मिल्टन का ये पूरा टेन्योर रहा है। ठीक है, लेकिन एज ऑफ मिल्टन 1625 टू 1660 बोला जाता है, क्योंकि इस बीच इन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी है फ्रेंड्स। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि मिल्टन जो है कितने साल के थे तो उनकी डेथ हुई थी, बताओ मिल्टन कितने साल के थे, मिल्टन 65 ईयर्स के थे तो इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया। और मिल्टन के पूरे लाइफ टेन्योर में इन्होंने 3 शादियां की थी। किससे किससे और कब कब इन्होंने शादियां की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। ठीक है, और एज ऑफ मिल्टन कब से कब तक हो गया आपका, 1625 से लेके, है ना, 1660 तक का जो टेन्योर होता है वो किसका होता है, मिल्टन का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रीपोजिशन। आपको इस प्रीपोजिशन के साथ इस ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, आस्क डैश मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव। ठीक है, हाँ यहाँ पे है ग्रेव मैन है फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मैन नहीं टाइप हुआ है, यहाँ पे मैन है, ग्रेव मैन है। ठीक है, आस्क डैश मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। ठीक है, इस जो प्रीपोजिशन है यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स, क्या आएगा,
आस्क डैश मी टुमारो। हाँ, आस्क के बाद क्या लगाते हैं हम फ्रेंड्स? आस्क इन होता है क्या? आस्क बाई, आस्क फॉर, आस्क फ्रॉम, क्या होता है यहाँ पे बताओ? आस्क फॉर होगा यहाँ पे, आस्क के साथ फॉर लगाते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन है। आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी अ ग्रेव मैन। ठीक है, तो आज के साथ क्या लगता है फ्रेंड्स? हमेशा आज के बाद फॉर लगता है। क्या लगता है? फॉर लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज अ, यहाँ पे भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। इट इज अ ट्रांसलेशन डैश होरेस आर्ट्स पोएटिका। यहाँ पे क्या आएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे क्या आएगा? ट्रांसलेशन के बाद क्या लगता है? इट इज अ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन ऑफ, क्या होगा ट्रांसलेशन के बाद? ऑफ हो जाएगा। इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ। जैसे मान लो मैं आपको बोलूंगी कि मैं आपको हिंदी टू या मैं आपको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन दे रही हूँ, तो क्या बोलूंगी? इट इज अ ट्रांसलेशन, है ना। मतलब कोई भी चीज़ का अगर बोल रहे हो तो आप ऑफ बोलोगे, है ना, और ऐसे कन्वर्ट करो तो टू लग जाएगा। लेकिन इट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ, क्योंकि किसी चीज़ का है ना, ये कोई चीज़ है जिसका आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका ऑफ लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? इस क्वेश्चन में क्या बात हो रही है फ्रेंड्स? यहाँ पे बात हो रही है नेम ऑफ द ओरिजिनेटर। ये जो ओरिजिनेटर हैं डीकंस्ट्रक्शन, ये किसका है? नेम ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। जो डीकंस्ट्रक्शन है इसके ओरिजिनेटर कौन है फ्रेंड? तो इसके ओरिजिनेटर है हमारे जैक्स डेरिडा जी। कौन है? जैक्स डेरिडा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो रिदम की करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है? करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिदम। रिदम की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? बताओ क्या है? क्या होता है रिदम की करेक्ट स्पेलिंग फ्रेंड्स? तो रिदम की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 3। क्या होता है? RHY, क्या होता है? RHYTHM। ये किसका होता है? रिदम की स्पेलिंग होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा रिदम की स्पेलिंग क्या होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है। कई बार ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिदम की करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। जो एज ऑफ मिल्टन है इसमें 3 तरीके के पोएट्स हैं। और एज ऑफ मिल्टन कब से कब तक है बताओ? अभी कुछ टाइम पहले हमने क्वेश्चन किया था। कब से कब तक है? ये है आपके 1625 से लेके 1660 तक। कब से कब तक लेके है फ्रेंड्स? 1625 से लेके 1660 तक का जो टाइम है इसको आप एज ऑफ मिल्टन बोलते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। यहाँ पे 3 तरीके के पोएट थे, और वो पोएट कौन कौन थे? ऑप्शन 1 क्या है? रिलीजियस एंड हीरोइक पुरिटिन, या मैथाफिजिकल कैविलियर एंड पुरिटिन, मैथाफिजिकल रोमांटिक एंड ड्रामेटिक, या कैविलियर रिलीजियस एंड क्लासिकल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि एज ऑफ मिल्टन में 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स कौन कौन थे? तो ये तीनों तरीके के जो आपके पोएट्स है वो है मेटाफिजिकल, कैविलियर और पुरिटन। तो ये किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ऑफ मिल्टन में जो 3 तरीके के पोएट्स थे, 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, वो कौन कौन थे? मेटाफिजिकल, कैविलियर और पुरिटन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिरिकल बैलेड वाज रिटन बाय कोलरिज एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि लिरिकल बैलेड जो है वो कोलरिज और किसकी राइटिंग है? वर्ड्सवर्थ की। किसकी राइटिंग है फ्रेंड्स बताओ? लिरिकल बैलेड किसकी राइटिंग है? आपके वर्ड्सवर्थ और किसकी बताओ? वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज की। इन दोनों ने मिलके क्या किया था? इन दोनों ने मिलके लिरिकल बैलेड की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? लिरिकल बैलेड की शुरुआत की थी फ्रेंड्स। ठीक है, और कई बार कहा जाता है कि ये दोनों ने ही मिलके जब लिरिकल बैलेड की स्टार्ट की थी तो ये बहुत फेमस हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, और यहीं से आप देखोगे कि रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी। लिरिकल बैलेड कब लिखा गया था बताओ? लिरिकल बैलेड लिखा गया था आपके 1798 में, और जैसे ही लिरिकल बैलेड लिखा गया यहीं से आपकी रोमांटिक्स की शुरुआत होती है ना। रोमांटिसिज्म की यहीं से शुरुआत होती है, और रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है आपके 1719 में ही, जैसे इनका लिरिकल बैलेड पब्लिश होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो वर्ड है हमारा
क्या वर्ड है? लेजिटिमेट। क्या वर्ड है? लेजिटिमेट। इसका करेक्ट मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट मतलब है वैलिड। कोई भी चीज़ जो वैलिड होती है ना तो उसको क्या बोलते हैं? लेजिटिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेजिटिमेट का करेक्ट मतलब क्या है? वैलिड होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है फ्रेंड्स। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में? यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे बताना है कि करेक्ट सेंटेंस बनाना है यहाँ पे, है ना। वी डैश डिनर एट अ पार्क होटल यस्टरडे। तो यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है कि इस जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इसके लिए सुटेबल ऑप्शंस कौन से हैं इन चारों में से। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? वी डैश डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे। यहाँ पे क्या बात हो रही है? यस्टरडे। यस्टरडे मतलब क्या? हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट के बारे में बात करें, यस्टरडे का मतलब ये होगा कि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ईटिंग तो नहीं होगा, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वी वर ईटिंग तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? एट हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी जब यस्टरडे के बारे में बात करते हैं ना, बीते हुए कल के बारे में बात करते हैं, वो सेंटेंस जो होता है हमेशा ही आपका सिंपल पास, जिसको सिंपल पास में होता है, जिसको हम पास इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो सिंपल पास में जब भी आप यस्टरडे के बारे में कुछ बोलोगे, जब भी आप यस्टरडे के बारे में बात करोगे तो हमेशा ही सिंपल पास में होगा। सिंपल पास में क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे एट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे आपका? कि वी एट डिनर एट द पार्क होटल यस्टरडे। आई बात समझ में? तो अभी क्या सीखा हमने कि यस्टरडे के बारे में बात करेंगे तो आपका सिंपल पास में आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो भी अपडेट्स आपको आएंगी और भी जो वीडियोस आएंगे वो आपको देखने मिलेंगे, उसकी जल्दी आपको अपडेट आ जाएगी। और जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत सारी EMRS के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर है हमारे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए ला सके। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द डैश फेज ऑफ हिज लाइफ। बताओ, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने कब लिखा था? उनके मिडिल, मतलब उनकी लाइफ के मिडिल में, लास्ट में, या फिर वो एज ए स्टूडेंट थे तब, या फिर फर्स्ट फेज में उन्होंने लिखा था? कब लिखा था फ्रेंड्स? अपने किस लाइफ के फेज में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा था? तो ये कब लिखा था फ्रेंड्स? लास्ट में। पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड, इन्होंने दो लिखा था, अपने लाइफ के लास्ट फेज में लिखा था। ठीक है, और जब इनकी दोनों आंखें की रोशनी चली गई थी तब इन्होंने क्या लिखा था? पैराडाइज लॉस्ट लिखा था। और पैराडाइज लॉस्ट लिखने के 4 साल बाद ही इन्होंने पैराडाइज रिगेन भी लिखा था। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या, कि इन्होंने कब पैराडाइज लॉस्ट लिखा था और कब पैराडाइज रिगेन्ड लिखा था फ्रेंड्स। तो ये भी एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि एग्जाम में कई एक बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इन्होंने कब ये सारी चीज़ों को लिखा था। ठीक है, तो मतलब कई बार ना आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किसने लिखा है ना। बहुत बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे कि इनके आपके और भी जो राइटिंग्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जब पैराडाइज लॉस्ट है ये कब लिखा गया था, ये भी कई बार सवाल पूछ लेता है। तो ये लिखा गया था आपके 1667 में। कब लिखा गया था? 1667 में। ठीक है, और पैराडाइज लॉस्ट में आपकी टोटल जो है वो 12 बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं? 12 बुक्स है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। और ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा, अभी ब्लैंक वर्ड्स रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन पहले किया हुआ था। ठीक है, किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट। कब लिखा गया है बताओ? कब लिखा गया है? 1667 में। 1667 में क्या लिखा गया है? पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में? वन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड। बताओ, जो मैन काइंड को हेट करता है आप उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे उसको? इगोइस्ट बोलोगे क्या? उसको बहुत ईगो है, ईगोटिस्ट बोलोगे, या फिर इंट्रोवर्ट बोलोगे, या मिसएंथ्रोप बोलोगे? क्या बोलोगे उसको? उसको बोलते हैं आप मिसएंथ्रोप। क्या बोलते हैं उसको? मिसएंथ्रोप। जो वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को हेट करता है, आप उसको मिसएंथ्रोप बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है हमारे, वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर्स। बताओ, जो हमारे वर्ड्सवर्थ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, टीजीटी पीजीटी में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्या करें, कंपोज हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग दिस, कौन से साल में इन्होंने अपनी बहुत सारी अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं? तो लिखी हैं 1798 टू 99, या 1778 टू 79, 1788 टू 89, या 1768 टू 69। किस दौरान में लिखे हैं फ्रेंड्स, बताओ। तो वर्ड्सवर्थ ने 1798 टू 99 के दरमियान इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी जो पोएम्स हैं वो कंपोज की थी, और लिरिकल बैलेड भी इसी साल की एक देन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है फ्रेंड्स, अ रेगुलर ओड इज अ क्लोज इमिटेशन ऑफ। जो रेगुलर ओड है वो क्लोज इमिटेशन किसका है फ्रेंड्स? कौन, जो मतलब कौन हमेशा जो है वो रेगुलर ओड में क्वेश्चंस लिखा करता था? तो वो कौन है? पिंडार है फ्रेंड्स। कौन? पिंडार जो है वो हमेशा ही रेगुलर ओड में हमेशा जो है अपनी पोएम राइटिंग जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा रेगुलर ओड में लिखा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये किससे है? ये भी आपके फिलिप से है, मतलब आपके दिया गया है गीता डैश 100 टाइम्स एवरी डे। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इन चारों में से सुटेबल वर्ड है इस पर्टिकुलर फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। इस ब्लैंक के लिए कौन सा वर्ड बिल्कुल सुटेबल है? तो क्या क्वेश्चन है, गीता 100 टाइम्स एवरी डे, मतलब हर रोज करती है वो 100 टाइम। क्या करती है? क्वेश्चन है यहाँ पे क्या करती है, तो वो क्या करती है? देखिए जो क्वेश्चन है ये एवरी डे, तो मतलब जो चीज़ हम रोज रोज करते हैं ना डेली बेसिस पे, वो क्या होता है आपका सिंपल प्रेजेंट में हो जाता है। किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट में हो जाता है। तो गीता स्किप सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या बताओ, कि हम एस या ई एस, जस्ट अ सेकेंड, क्या होता है कि हम एस या ई एस ये ऐड कर देते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंट में हमारा जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हम डेली बेसिस पे करते हैं तो वो जो हमारा सेंटेंस हम बोलते हैं वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। ठीक है, तो गीता स्किप्स 100 टाइम्स एवरी डे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्किप्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्किप नहीं होगा, स्किप्ड नहीं होगा, क्योंकि हम पास्ट टेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, स्पीकिंग प्रेजेंट टेंस के भी बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? स्किप्स हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है कि हम इसमें एस या ई एस को ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? गीता स्किप्स 100 टाइम्स एवरी डे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हो रही है स्किलफुल इज। अब स्किलफुल क्या है फ्रेंड्स? जब बात करते हो किसी के स्किल्स की, स्किलफुल क्या है? ये एक एड्रॉइट है फ्रेंड्स। क्या है? एड्रॉइट है। एड्रॉइट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडवेंट, एडाप्ट, एडवर्स ये आपके नहीं होंगे। एड्रॉइट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है फ्रेंड्स? फाइंड द मिसप्लेस्ड वर्ड्स। इसमें से कौन सा जो है वो रॉन्ग स्पेलिंग दिया हुआ है? कौन सा रॉन्ग स्पेलिंग दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये बात कर रहा है। ठीक है, द रॉन्ग स्पेलिंग किसका है? एप्रोप्रिएट का, टाइटल का, मिशन का, ये पैसेज का। किसका रॉन्ग स्पेलिंग है फ्रेंड? देखिए यहाँ पे एप्रोप्रिएट बिल्कुल ठीक है, एप्रोप्रिएट की स्पेलिंग अपने आप में बिल्कुल ठीक है। टाइटल की स्पेलिंग भी ठीक है फ्रेंड्स। मिशन की स्पेलिंग भी ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है तो पैसेज की स्पेलिंग फ्रेंड्स ये नहीं होती है। क्या होती है पैसेज की स्पेलिंग? बताओ। पैसेज की स्पेलिंग होती है आपका PASS होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? PA के बाद SSAGE, ये आपका पैसेज की करेक्ट स्पेलिंग होती है। वैसे देखिएगा पैसेज मतलब SS आ रहा है यहाँ पे, SS यहाँ पे मिसिंग था। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट दीजिए। अगर आपको कुछ चाहते हैं कि कोई नई अपडेट चाहिए या फिर आपके हिसाब से हम कोई वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे उसलिए आपके वीडियो बना के ज़रूर आपकी हम हेल्प करेंगे आपके प्रिपरेशन में। ठीक है, चलिए हम ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट। जो डार्क लेडी है वो किसके जो है राइटिंग्स में अपीयर होती है?
हाँ फ्रेंड्स, किसके राइटिंग में डार्क लेडी अपीयर होती है? ये क्वेश्चन कितना इजी है, सबको पता होगा कि डार्क लेडी किसके जो राइटिंग्स में अपीयर होती है फ्रेंड्स। तो डार्क लेडी जो है, हाँ, जिसको आप कई बार क्या बोलते हो पता है, डार्क लेडी को हम मैरी फिटॉन के भी नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? देखिए कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मैरी फिटॉन, FITTON, मैरी फिटॉन की स्पेलिंग है। तो मैरी डार्क लेडी को इनका एक्चुअल नाम क्या था? मैरी फिटॉन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो डार्क लेडी अपीयर इन हिज सोनेट किसके राइटिंग्स में आती हैं? सूर्य के, वाट के, या फिर शेक्सपियर के, या स्पेंसर के? तो ये आती हैं दोस्तों स्पेंसर के राइटिंग्स में। ठीक है, आप जब देखोगे शेक्सपियर के जो आप सोनेट्स देखोगे तो इनका जो सोनेट है 127 टू 152, ये जो इनकी पूरी की पूरी इनकी जो सोनेट्स है ये उन्होंने डार्क लेडी को ही डेडिकेटेड किया है। और ये कौन थी फ्रेंड्स? ये डार्क लेडी, हु इज डार्क लेडी? तो जो डार्क लेडी थी हमारी मैरी फिटॉन, ये एक डांसर थी एलिजाबेथ की कोर्ट में। शी इज ए डांसर इन द कोर्ट ऑफ एलिजाबेथ। ठीक है, इससे जो हमारा शेक्सपियर थे वो बहुत प्रभावित थे, और इन्होंने जो इनकी सोनेट्स है, टोटल शेक्सपियर में कितनी सोनेट्स लिखी है? 154 सोनेट्स लिखी है। कितनी सोनेट्स लिखी है? 154। तो इनकी 154 सोनेट्स में से जो इनका सोनेट नंबर 127 टू 152 की जो सोनेट्स है ये इन्होंने डार्क लेडी को डेडिकेट किया है। किसने? शेक्सपियर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कि विच इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम बैक्ड अप? तो ये जो आप देखो कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें जो ईडियम है, कौन सा ईडियम है? बैक्ड अप। इसका करेक्ट मीनिंग क्या है? क्या करेक्ट मीनिंग है? सोल्ड कर देना, हाँ, सोल्ड, या कि करोडेड, सपोर्टेड, या फैब्रिकेटेड? इन चारों में से करेक्ट मीनिंग क्या है जो हमारे ईडियम है बैक अप का फ्रेंड्स? तो देखो बैकअप मतलब क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम लोग में से कई लोग, या फिर कई लोग किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा कहते हैं आप हमेशा आप अपने साथ एक बैकअप लेके चलो। जब भी कोई सिर्स पे कोई चीज़ हो जिसको आप पाना चाहते हो, कोई चीज़ जो अपर पोजीशन में हो, तो आप हमेशा अपने पास एक बैकअप लेके चलो कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो आप क्या करोगे। मतलब आपको क्या चाहिए? एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? बैकअप मतलब क्या होगा? सपोर्ट हो जाएगा, कि आपको एक ऐसा सपोर्ट चाहिए ताकि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिली तो आप फिर क्या करोगे। ऐसा तो है नहीं कि हम अब तो कुछ करेंगे नहीं भाई इसके अलावा, नहीं, आपको क्या चाहिए होता है? एक बैकअप चाहिए होता है। उसी बैकअप मतलब क्या? एक बैकअप मतलब क्या? एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है जिससे आप आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बैकअप का मतलब क्या होता है? एक सपोर्ट सिस्टम जो आपके बैक में आपकी हेल्प करेगा। अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिली तो उसके बाद आप जो कहते हैं ना प्लान ए और प्लान बी के हम बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्लान ए इज़ गुड, हो गया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन प्लान बी भी हमेशा रेडी रखना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, बैकअप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 33 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33 फ्रेंड्स? टिक द करेक्ट infinitive. Dash is difficult for a sinner. Dash is difficult for a sinner. ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है। आप कई सारे एग्जाम में देखोगे ना, ये जो क्वेश्चन है, पता नहीं इस क्वेश्चन में ऐसा जो भी खास बात है, कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है, इवन टीचिंग एग्जाम की मैं बात करूँ तो। ठीक है, तो टिक द करेक्ट इनिशिएटिव। ठीक है, क्या आएगा? सेइंग प्रेयर, टू प्रे, प्रेइंग टू, बीइंग प्रेइंग। इन चारों में से कौन सा करेक्ट है इन्फिनेटिव? बताओ कौन सा है? टू प्रे। टू प्रे इज डिफिकल्ट फॉर अ सिनर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। टू प्रे इज डिफिकल्ट फॉर अ सिनर। ठीक है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 34? द प्लूरल फॉर हार्मफुल इज। हार्मफुल का प्लूरल वर्ड क्या होगा? बताओ। हैंडफुल्स होगा, हैंडफुल्स होगा, हैंड्सफुल होगा, या हैंड्सफुल्स होगा? क्या होगा फ्रेंड्स? बताओ। प्लूरल क्या होगा? हैंडफुल का हैंडफुल्स होगा, या हैंडफुल्स होगा, हैंड्सफुल होगा, या हैंड्सफुल्स होगा? क्या होगा फ्रेंड्स? तो हैंडफुल का आपका प्लूरल होगा हैंडफुल्स। क्या होगा? हैंडफुल्स। बस आप इसके आगे सिर्फ क्या लगा दोगे? एक एस लगा दोगे तो इसका हैंडफुल का प्लूरल बन जाएगा, जो इसको आप क्या बोलोगे? हैंडफुल्स बोलोगे, हैंडफुल्स बोलोगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई बात समझ में? देखिए ट्री ऑफ विजडम है। ट्री ऑफ विजडम किस में आता है बताओ कमेंट बॉक्स में। विजडम ट्री के बारे में हम बात कब करते हैं? हाँ, मैं आपको मिल्टन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, आपको एग्जांपल ही बता रही हूँ। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ट्री ऑफ विजडम किससे रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
विजडम ट्री के बारे में कहाँ बात होती है बताना मुझे, ठीक है। जॉन गाल्सवर्दी वॉज एन सन ऑफ, जो जॉन गाल्सवर्दी हैं ये किसके बेटे हैं फ्रेंड्स, किसके बेटे हैं? इनके फादर क्या थे? नोवेलिस्ट थे, मर्चेंट थे, लॉयर थे या डॉक्टर थे? क्या थे फ्रेंड्स जॉन गाल्सवर्दी के फादर? तो फ्रेंड जॉन गाल्सवर्दी के फादर एक मर्चेंट थे। क्या थे? मर्चेंट थे। सॉरी फ्रेंड्स, मर्चेंट नहीं थे। जॉन गाल्सवर्दी के फादर क्या थे? लॉयर थे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जॉन गाल्सवर्दी के जो फादर थे वो क्या थे? लॉयर थे। क्या थे? लॉयर थे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? डिस्टार्ड मीन्स, डिस्टार्ड का क्या मतलब है फ्रेंड्स? डिस्टार्ड मतलब क्या होता है? डेस्टिट्यूट होता है, बिकमिंग होता है, ब्रेव होता है या कावर्ड होता है? डस्टार्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डेस्टिट्यूट, बिकमिंग, ब्रेव या कावर्ड, क्या मतलब होता है डस्टार्ड का फ्रेंड्स? तो डस्टार्ड का मतलब होता है कभी भी जो इंसान बहुत ज़्यादा सिंपल हो, सोबर हो, जिसको आप जो बोलोगे वो कर देगा, है ना, क्लास का बिल्कुल संस्कारी बच्चा, जो आप बोलोगे वो कर देगा, जैसे आप बोलोगे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, जो बोलोगे सब मान लेगा, मतलब क्या होगा आपका? कावर्ड। क्या होगा? कावर्ड। डिस्टार्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डिस्टार्ड मतलब होता है आपका कावर्ड। जो भी कावर्ड बिहेवियर करेगा, बिल्कुल कावर्ड, बिल्कुल गाय की तरह सीधा, है उसको क्या बोलोगे? डस्टार्ड बोलोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या बात हो रही है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द अंडरलाइन वर्ड। तो जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो अंडरलाइन वर्ड है जो कि ऑफन है, तो इसका जो है आपको एडवर्ब बताना है। ये कौन सा एडवर्ब है? देखिए फ्रेंड, जिसने नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में देखोगे, हमने सारे टाइप, जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को पढ़ा रखा है, उसमें से हमने एडवर्ब भी पढ़ा रखा है। जब आप उन वीडियोस को देखोगे आपको पता चलेगा कि उसमें टाइप्स ऑफ एडवर्ब भी है, तो आप वहाँ से वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन करने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ये फ्री के 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या कह रहा है? सी ऑफन गोज टू द सिनेमा। इसमें से ऑफन कौन सा एडवर्ब है बताओ? कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। सी ऑफन गोज टू सिनेमा। तो देखो मतलब यहाँ पे क्या बता रहा है? किसी ऑफन गोज टू सिनेमा, मतलब वो सिनेमा जाता रहता है कभी कभी, मतलब रेगुलरली तो नहीं जाता पर ऑफन, कभी कभी वो सिनेमा जाता रहता है। मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी को बता रहा है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। यहाँ पे टाइम, डिग्री और मैनर को नहीं बता रहा है, फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि वो सिनेमा कभी कभी जाता रहता है। मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात हो रही है हमें कि यहाँ पे भी आपको एडवर्ब फाइंड आउट करना है, जो अंडरलाइन वर्ड में जो एडवर्ब दिया है। तो यहाँ पे कौन सा अंडरलाइन वर्ड है? बेयरली। कौन सा है? बेयरली, ठीक है। सेंटेंस क्या है हमारा? सी बेयरली लेफ्ट द रूम वेयर द रूफ फेल इन। यहाँ पे भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? एडवर्ब फाइंड आउट करना है। कौन सा वर्ड के लिए? बेयरली वर्ड के लिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर आपको नहीं पता होगा उसके मतलब इसके बारे में, किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, ठीक है, आपको देखने मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, पहले बता रही हूँ आपको, आपको ध्यान से देखना होगा। मैं फिर से बता दूं कि आप जाइए, जाके हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, टाइप्स ऑफ एडवर्ब आपको मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम अभी तो यही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है? सी बेयरली लेफ्ट द रूम वेयर द रूफ फॉल इन। तो सबसे पहले बेयरली मतलब क्या होता है? बेयरली मतलब होता है ओनली जस्ट या फिर ऑलमोस्ट नॉट, मतलब सिर्फ एक चीज़ हुई, है ना, मतलब मतलब समझ लीजिए एक चीज़ हुई या फिर मतलब ऑलमोस्ट होके भी नहीं हुआ, ऐसा काइंड ऑफ बेयरली बोलते हैं, कदाचित जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इसका कौन सा होगा? सी बेयरली लेफ्ट द रूम, ऑफन द रूफ फेल इन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है कि सी बेयरली लेफ्ट द रूम व्हेन द रूफ फॉल इन। जब रूफ गिरने वाला था तो कदाचित वो बाहर चली गई, कदाचित। तो यहाँ पे बेयरली के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? टाइम के बारे में बात हो रहा है क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या मैनर। देखो फ्रीक्वेंसी के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं होगी क्योंकि हर बार रूफ फेल नहीं होता है ना, हर बार होता है क्या रूफ फेल? नहीं होता है। टाइम के बारे में कोई टाइम नहीं बताया यहाँ पे, मैनर भी नहीं। क्या बचा? एडवर्ब ऑफ डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच इज़ नॉट शेक्सपियरियन ड्रामा। इसमें से शेक्सपियरियन का ड्रामा कौन सा नहीं है? हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार बताती हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। नॉट बोला है, क्या बोला है? नॉट बोला है।
तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है बताओ? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, एडवर्ड द सेकंड, ये शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। बाकी सब टिटस, हैमलेट, रिचर्ड थर्ड, ये सब लिखा है फ्रेंड्स। लेकिन एडवर्ड द सेकंड ये शेक्सपियर की राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि ये जो टाइटस एंड्रोनिकस है ये शेक्सपियर की राइटिंग है, ठीक है। और ये इन्होंने 1588 से लेके और 1593 के बीच में लिखा था शेक्सपियर ने, ठीक है। तो टिटस एंड्रोनिकस भी शेक्सपियर की राइटिंग है, तो नहीं है तो क्या? एडवर्ड द सेकंड। एडवर्ड द सेकंड ये शेक्सपियर ने बिल्कुल भी कभी भी नहीं लिखा है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बता रहा है? टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम कम अबाउट। बताओ ये जो ईडियम है हमारा कम अबाउट, इसका मतलब क्या होता है? जो ईडियम है हमारा, कौन सा ईडियम है? कम अबाउट, इसका क्या मतलब है? गेट, टेक प्लेस, हैपन या रिकवर, क्या मतलब है? कम अबाउट मतलब फ्रेंड्स होता है हैपन। जब कोई भी चीज़ होती है तो आप क्या बोलते हो? कम अबाउट, ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हैपन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हमने देखा कि हमने 40 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम आज की वीडियो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। और ये वीडियो देखिए, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अपकमिंग जो इसके बाद जो 40 क्वेश्चंस और आएंगे इसके भी अपडेट्स आपको इजीली मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो जो भी लोग EMRS की तैयारी कर रहे हैं आप उन्हें वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वो उनको भी इससे काफ़ी नॉलेज मिले, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई और टॉपिक जिस पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम डेफिनेटली आपके रिक्वेस्ट को कंसिडर करेंगे और उन टॉपिक से हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और बहुत जल्द इसके पार्ट 2 भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।